जरा सोचिए, अगर मैं आपको आज से 1 लाख साल पीछे ले जाऊं और पूर्वी अफ्रीका के एक जंगल में छोड़ दूं, तो क्या आप बच पाएंगे? शायद 10 मिनट भी नहीं। एक शेर आपसे ज्यादा ताकतवर है। एक चीता आपसे बहुत तेज दौड़ सकता है। एक चिंपांजी आपसे बेहतर लड़ सकता है। शारीरिक रूप से इंसान एक बहुत ही औसत दर्जा का जानवर है। ना हमारे पास नुकीले दांत हैं, ना मोटा चमड़ा। क्या आपने कभी सोचा है, शेर, हाथी या चिंपांजी ये सब दुनिया पर राज क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वो हम में से कई गुना ताकतवर है? 80,000 साल पहले हम इंसान अकेले नहीं थे। धरती पर हमारी 6 प्रजातियां थी। हम बस एक मामूली जानवर थे जिनका वजूद खत्म होने वाला था। फिर हुआ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। हमने आग पर काबू पाया और कहानियां गढ़ना सीखा। हमने ऐसी चीजों पर यकीन किया जो असल में है ही नहीं। पैसा, धर्म और देश, ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है। इसी कल्पना ने लाखों अजनबियों को एक साथ काम करने के लिए जोड़ दिया। यही हमारी सुपर पावर बनी। लेकिन आज 2026 में हम इस ग्रह के मालिक हैं। हमने नदियों का रुख मोड़ दिया, पहाड़ों को काट दिया और चांद पर अपने झंडे तक गाड़ दिए। शेर और हाथी जंगल में नहीं, अब हमारी बनाई हुई चिड़ियाघरों में रहते हैं। तो सवाल आपसे है, क्या एक ऐसा जानवर जो फूड जोन के बीच में कहीं आता था, वो अचानक दुनिया का एपेक्स प्रेडिएटर यानी हम जैसे और इस ग्रह का राजा कैसे बन गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बुक्सवाला में। आज हम बात करेंगे युval नोआ हरारी की उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी और आपकी कहानी है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी और जो शायद आपको हैरान भी कर दे, वह यह है कि हम यानी होमो सेपियंस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। आज जब भी हम इंसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ हमसे होता है। लेकिन 80,000 साल पहले तक इस धरती पर इंसानों की कम से कम 6 अलग अलग प्रजातियां थीं। यूरोप में निएंडरथलस थे जो हमसे ज़्यादा हट्टे कट्टे और ज़्यादा ताकतवर थे और जिनका दिमाग भी हमसे कई गुना बड़ा था। एशिया में होमो इरेक्टस थे जो वहाँ 20 लाख साल से रह रहे थे। और अब हम हैं सेपियंस, सिर्फ अफ्रीका के एक कोने में रहते थे और हमारा कोई खास वजूद नहीं था। हम बस अपना पेट भरने और शेरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर बाकी सब कहाँ गए और सिर्फ हम कैसे बचे? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एपिसोड 2, द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। यह एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसने हमारी सोसाइटी, हमारा जीवन और पूरी दुनिया का ढांचा ही बदल दिया। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद से ह्यूमंस ने अपनी जिंदगी के तरीके में एक ड्रेस चेंज किया। हंटर गैदरर से ये जनजाति जो जंगल में घूमो और जो मिले उस पर गुजारा करो के लाइफ स्टाइल से निकलकर ह्यूमंस एक जगह सेटल होने लगे और खुद अपना खाना उगाने लगे। पर इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इतना सिंपल नहीं था। इस ट्रांजिशन के साथ साथ ह्यूमंस ने नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का मतलब है वो पीरियड जब ह्यूमंस ने जंगल में घूमकर खाना ढूंढने के बजाय एक जगह पर सेटल होकर फार्मिंग शुरू की। यह 50,000 साल पहले शुरू हुई थी, जब लोग समझने लगे कि पेड़ पौधों को किस तरह उगाया जा सकता है और एनिमल्स को डोमेस्टिक करना कैसे संभव है। हंटर गैदरर, इनके लाइफ में इंसान अपने आहार के लिए प्राकृतिक पर निर्भर था। जो फ्रूट्स, नट्स और एनिमल मिले वही खाया जाता था। लेकिन जैसे ही फार्मिंग का आइडिया सामने आया, पहले इंसान अपने खाने को कंट्रोल करने लगा। एग्रीकल्चर का मतलब यह था कि ह्यूमंस ने पहली बार अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना सीखा। अब हम जंगल में घूमकर खाना ढूंढने के बजाय अपनी जमीन पर क्रॉप्स उगाने लगे। तो ह्यूमंस ने सीड्स को प्लांट करना सीखा, क्रॉप्स को पानी देना सीखा और हार्वेस्ट करना भी सीखा। इसका फायदा यह था कि अब हमारे पास एक अच्छी खासी फूड सोर्स था और हमें रोज खाना नहीं ढूंढना पड़ता था। वहीं हंटर गैदरर लाइफ में इंसान कंसिस्टेंटली मूव करता रहता था। उसका जीवन डिपेंडेंट था कि एक एरिया में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। जबकि रिसोर्सेज कम पड़ जाते थे
तो लोग दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, ह्यूमंस ने एक जगह सेटल होना शुरू की। परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट इसी पीरियड से आया। फार्मिंग का एक बेनिफिट यह भी था कि अब इंसान को बार बार जगह बदलने की ज़रूरत नहीं थी। क्रॉप साइकिल के अनुसार ह्यूमंस ने अपने जीवन का पैटर्न सेट कर दिया। हार्वेस्ट सीजन के दौरान क्रॉप्स को उगाया जाता था और फिर उसको स्टोर करके बाकी साल के लिए खाना इकट्ठा किया जाता था। यह सबसे पहली बार था जब ह्यूमंस ने फूड का सैंपल बनाना शुरू किया। सरप्लस फूड का मतलब क्या होता है? सरप्लस फूड का मतलब था कि कुछ लोग फार्मिंग के अलावा दूसरे काम करने लगे, फ्री हो गए, जैसे कि टूल्स बनाना, पोट्रीज बनाना या नया इन्वेंशन करना। इसका नतीजा यह हुआ कि स्पेशलाइजेशन का विकास हुआ, पर इस ट्रांजिशन के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आए। हंटर गैदरर सोसाइटीज में ह्यूमन ज़्यादा फिजिकली एक्टिव और डाइवर्स डाइट पर रहते थे, लेकिन एग्रीकल्चर ने उन्हें एक ही जगह पर एक स्पेसिफिक डाइट तक सीमित कर। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंसानों की जिंदगी को बदल तो दिया, लेकिन यह सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। एग्रीकल्चर के कुछ फायदे तो थे, जैसे ह्यूमंस को एक जगह बेस बनाने का मौका, जिसमें बड़े बड़े शहरों और गांव का विकास हुआ। जब ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाने लगी तो इंसानों के पास फूड का सरप्लस होने लगा। इससे आने वाले टफ टाइम्स के लिए फूड स्टोर किया जा सकता था। जब खाना सरप्लस होने लगा तो सबको फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से लोग अलग अलग स्किल्स को डेवलप करने लगे, जैसे पोट्रीज, वीविंग, मेटल वर्किंग इत्यादि। इससे सिविलाइजेशन का विकास हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर के कुछ नुकसान भी थे जो हंटर गैदरर लाइफ में नहीं थे। जब इंसान एक जगह सेटल होने लगा तो उसने अपनी ज़मीन को एक एसेट की तरह देखना शुरू किया। इसने प्रॉपर्टी और वेल्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब लोग जमीन के लिए लड़ने लगे और जमीन की ओनरशिप से ही सोशल हायरार्कीज और इनक्वालिटी शुरू हुई। जब इंसान एक जगह सेटल होने लगा और बड़े ग्रुप्स में रहने लगा तो बीमारियों का भी विकास हुआ। पहले हंटर गैदरर ग्रुप्स छोटे होते थे जिसमें बीमारियां ज़्यादा नहीं फैलती थी, लेकिन सेटल सोसाइटीज़ में लोगों के पास डोमेस्टिक एनिमल्स थे और एक जगह पर ज़्यादा लोग रहने से बीमारियों को फैलने का और भी मौका मिला। एग्रीकल्चर ने इंसानों के डाइट को स्पेसिफिक क्रॉप तक सीमित कर दिया। पहले ह्यूमंस का डाइट डाइवर्स होता था, फूड, मीट्स, नट्स, बेरीज इत्यादि। लेकिन फार्मिंग सोसाइटीज में लोग एक या दो क्रॉप्स पर डिपेंडेंट हो गए, जैसे गेहूं, बाली या राइस। इससे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ। यहाँ हरारी का एक बोल्ड क्लेम यह भी है कि फार्मिंग ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट फ्रॉड था। यह स्टेटमेंट सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि जब हम आज फार्मिंग को एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन हरारी ये आर्ग्यू करते हैं कि फार्मिंग ने ह्यूमंस को एक ट्रैप में डाल दिया। पहले हंटर गैदरर्स सोसाइटीज के पास ज़्यादा फ्रीडम थी। वह अपने एनवायरनमेंट के साथ नेचुरल बैलेंस में रहते थे। उनका जीवन ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन जैसे ह्यूमंस ने फार्मिंग शुरू की, वह ज़मीन के गुलाम बन गए। ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने लगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ हरारी कहते हैं कि फार्मिंग ने ह्यूमंस का जीवन आसान बनाने के बजाय हार्ड लेबर की एक साइकिल में डाल दिया। फार्मिंग का दूसरा ड्रॉबैक था सोशल इनक्वालिटी। जब जमीन का कॉन्सेप्ट आया तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा जमीन थी और कुछ के पास तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से सोसाइटीज़ में गरीबी और अमीरी का गैप आना शुरू हुआ। पहले हंटर गैदरर सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं था, लेकिन फार्मिंग सोसाइटीज़ में ज़मीन और रिसोर्सेज का कंट्रोल कुछ लोगों के पास सीमित हो गया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के बाद एक एवरेज ह्यूमंस का जीवन काफ़ी बदल गया। हंटर गैदर सोसाइटीज़ में लाइफ में इंसान नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता था, लेकिन फार्मिंग के बाद इंसान का जीवन जमीन और क्रॉप्स के आसपास घूमने लगा। पहले लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जीते थे, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने पर था। पहले ह्यूमंस चलते फिरते लाइफ जीते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद एक जगह पर बस जाना ज़रूरी हो गया। इससे गांव और शहर का विकास हुआ। इंसान के पास एक नए प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट, डिजीज और इनक्वालिटीज। एक टिपिकल फार्मर का दिन हार्ड लेबर से भरपूर होता था। उसे अपने क्रॉप्स की देखभाल करनी होती थी, उन्हें पानी देना,
वीड्स को हटाना और फिर हार्वेस्ट करना होता था। यह सब काम फिजिकली डिमांडिंग था, लेकिन इंसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अब वह अपनी क्रॉप्स पर डिपेंडेंट था। इस तरह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंसानों की जिंदगी को परमानेंटली बदल दिया। इसने हमें एक सेटल होने का मौका तो दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें एक ऐसे ट्रैप में डाल दिया जिसमें हम अपने रिसोर्सेज के लिए मेहनत करते रहे और नए सोशल और हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के बाद इंसानों की सोसाइटीज का स्ट्रक्चर बदल गया था, लेकिन एक और बड़ा चेंज आया जब अलग अलग सोसाइटीज ने एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू किया। इस इंटरेक्शन ने ह्यूमन काइंड को यूनिफाई करने का प्रोसेस शुरू किया। युval नोआ हरारी कहते हैं कि इस यूनिकनेस के पीछे कुछ की फैक्टर्स थे: मनी, एम्पायर्स और रिलीजन। यह तीन चीजें सोसाइटीज के अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाने में मददगार साबित हुई। हरारी यहाँ यह भी समझाते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग, जो पहले अपने छोटे छोटे ट्राइब्स और कल्चर्स लेवल पर कनेक्ट करना शुरू किया। जब इंसान हंटर गैदर सोसाइटीज में रहता था तो उनके इंटरेक्शन लिमिटेड थे। एक स्मॉल ग्रुप के साथ ही वह रहते और ज़्यादा इंटरेक्शन दूसरे ग्रुप के साथ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान फार्मिंग कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे, सोसाइटीज़ का साइज बढ़ने लगा और अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के कनेक्ट में होने लगे। यहीं से शुरू होता है यूनिफिकेशन का प्रोसेस। अलग सोसाइटीज़ के बीच में ट्रेंड और रिसोर्सेज के एक्सचेंज भी ज़रूरी थे। यह ज़रूरत सोसाइटीज़ के बीच में कल्चर एक्सचेंज का रीज़न बनी। पहले लोग सिर्फ अपनी स्पेसिफिक रीजन के प्रैक्टिसेस, बिलीव्स और आइडियाज़ फॉलो करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा, कल्चर और इनोवेशन स्प्रेड होने लगे, मतलब कि बढ़ने लगे। दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के लोग एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने लगे। यह एक्सचेंजेस लैंग्वेज, कस्टमर टेक्नोलॉजीज और रिलीजियस का ग्लोबल स्प्रेड का सोर्स बन गया। पैसे का रोल इस यूनिफिकेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट था। हरारी कहते हैं कि मनी ने एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम किया जो सब समझ सकते थे, चाहे उनका कल्चर या लैंग्वेज अलग। सोसाइटीज ने एक दूसरे से ट्रेंड करना शुरू किया तो एक कॉमन मीडिया की ज़रूरत पड़ी जिससे वैल्यू को एक्सचेंज किया जा सके। यहाँ मनी का कॉन्सेप्ट आया। मनी के पीछे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट था, ट्रस्ट। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब लोगों का भरोसा होता है, बिना यह सोचे कि सामने वाला किस कल्चर का है या किस बैकग्राउंड का है। इसका एक लॉजिकल रीजन यह भी था कि पैसा एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट का पार्ट बन गई थी। सिस्टम यूज़ किया हो, पहले वाटर सिस्टम यूज़ होता था, लेकिन उसमें एक समस्या थी, हर चीज़ का एक्सचेंज डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था। मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मनी का सबसे बड़ा फायदा यह भी था कि यह सोसाइटीज़ के अलग ग्रुप्स के बीच एक कॉमन वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने में कामयाब रहे। अगर एक इंसान अफ्रीका से और दूसरा यूरोप से है, लेकिन दोनों के बीच ट्रेंड करना है, तो मनी एक ऐसा मीडियम था जिससे यह पॉसिबल हो सका। हरारी यहाँ कहते हैं कि पैसा दुनिया के सबसे इंक्लूसिव सिस्टम में से एक है, क्योंकि इसमें सबको शामिल किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी रीजन, कल्चर या रिलीजन का हो। पैसों के साथ साथ एम्पायर का रोल भी इंसानों को यूनिफाई करने में क्रूशल था। एम्पायर्स ने पॉलिटिकल यूनिटी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। जब बड़े बड़े एम्पायर्स का विकास हुआ तो उन्होंने अपने अंदर छोटी छोटी सोसाइटीज़ को इंटीग्रेट करना शुरू किया। हरारी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि एम्पायर्स का काम सिर्फ अपना पावर एक्सपेंड करना नहीं था, बल्कि उन्होंने अलग अलग कल्चर्स के अंदर लाने का काम भी किया। एम्पायर्स के विकास के पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल यह भी था कि ज़्यादा जमीन और रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना पावर का एक प्राइमरी सोर्स था। हरारी यहाँ ब्रेक डाउन देते हैं कि कैसे एम्पायर्स ने मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का यूज़ करके अलग अलग रीजन्स को अपने कंट्रोल में किया। यह एक नेचुरल प्रोग्रेशन था जिसमें एम्पायर्स अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के जरिए लोगों को यूनिफाई करते थे। जैसे जैसे एम्पायर्स बड़े होते गए, वैसे वैसे ज़्यादा सोसाइटीज़ एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आने लगे। एम्पायर्स के थ्रू ह्यूमंस को एक कॉमन लीगल सिस्टम, टैक्सेशन, स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क मिला। यह सिस्टम सोसाइटीज़ को एक कॉमन लॉ के अंदर ले आता था।
जिसमें यूनिफिकेशंस और इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके। इसका एग्जाम्पल आप रोमन एम्पायर में देख सकते हैं, जिसमें यूरोप एक बड़े हिस्से को एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिफाई किया है। पैसा और एम्पायर के साथ एक तीसरा फैक्टर जो सोसाइटीज को यूनिफाई करने में मदद करता है वह है रिलीजन। यहाँ ऑथर कहते हैं कि रिलीजन ने इंसानों को एक इमोशनल और कल्चरल ब्रांड प्रोवाइड किया। रिलीजियस बिलीफ ने लोगों को एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दी। दुनिया के नेचर और उनके एसिस्टेंसिया लोग अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते थे और अपने जीवन को एक पर्पस के साथ कनेक्ट करते थे। यहाँ हरारी कहते हैं कि रिलीजन्स का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उसने सोसाइटीज़ के बीच एक मोरल कोड इस्टेब्लिश किया। यह मोरल कोड लोगों को गाइड करता था कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। इससे एक शेयर्ड कल्चर फ्रेमवर्क बन गया जो अलग अलग रीजन्स के लोगों को एक कॉमन बिलीफ्स के अंदर ले आया। यह बिलीफ सिस्टम के एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता था जो सोसाइटीज़ को एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट करता था। हरारी यहाँ यह भी समझाते हैं कि रिलीजन्स एक मिथ पर बेस्ड था जो लोगों को गाइड करता था, चाहे वह रियलिटी में एग्जिस्ट करे या नहीं। लेकिन इस मिथ का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पावरफुल था, जिससे सोसाइटीज़ को एक पर्पस और यूनिटी मिलती थी। यह एक लॉजिकल स्टेप था जो यूनिफाई प्रोसेस का हिस्सा बना। यहाँ हरारी कहते हैं कि जब सोसाइटीज़ ने अपने रिसोर्सेज को ट्रेंड करना शुरू किया तो इससे एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का विकास हुआ। हरारी यहाँ यह भी कहते हैं कि यूरोपियन पावर्स ने अपने रिसोर्सेज और इकोनॉमिक्स सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया जो उनके लिए रॉ मटेरियल और ट्रेंड के नए रिसोर्सेज बन गए। ग्लोबल ट्रेंड का उदय इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि पैसा, एम्पायर्स और रिलीजन्स ने एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था। ट्रेंड ने कल्चर्स, आइडियाज़ और इनोवेशन को एक दूसरों से कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे अलग अलग माहौल में रिसोर्सेज और गुड्स का एक्सचेंज बढ़ने लगा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और नॉलेज का भी एक्सचेंज होने लगा। इसका एग्जाम्पल स्किल्स रोड के ट्रेंड रूट्स में देखने को मिलता है, जिसमें चीन से यूरोप तक काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज होती थी, जैसे सिल्क, राइस, और इस सफ़र को और आगे बढ़ाया। हरारी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि कैपिटलिज्म का फर्स्ट प्रिंसिपल एक सिंपल लॉजिक पर बेस्ड था, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पर। जब लोगों ने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाना शुरू किया तो इकोनॉमी का विकास और अधिक होने लगा। ग्लोबल ट्रेंड ने इस प्रोसेस को और भी एक्सेलरेट किया। एम्पायर ट्रेंड और रिलीजन्स के जरिए अलग अलग रीजन्स के कल्चर्स और आइडियाज़ दुनिया के हर कोने तक पहुंच गए। यह स्प्रेड काफ़ी नेचुरली हुआ क्योंकि जहाँ सोसाइटीज़ के बीच का इंटरेक्शन बढ़ने लगा। हरारी यहाँ यह लॉजिकल प्रोग्रेशन से समझाते हैं कि कल्चर एक्सचेंज का एक नेचुरल रिजल्ट था इनोवेशंस का विकास। जब एक सोसाइटीज़ दूसरे सोसाइटीज़ के आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है तो नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी का जन्म होता था। इसका एग्जाम्पल आप प्रिंटिंग प्रेस के विकास में देख सकते हैं, जिसमें चीन का एक इन्वेंशन यूरोप तक पहुंचा और वहां से दुनिया के हर कोने में स्प्रेड हो गया। मनी एम्पायर्स और रिलीजन ने इंसानों को एक ग्लोबल सोसाइटीज के फ्रेमवर्क में ले आए। उन्होंने लोगों के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल यूनिफिकेशन को प्रमोट किया। हरारी यहाँ कहते हैं कि इन चीज़ों के बिना दुनिया आज भी ग्लोबलाइज सोसाइटीज़ है, वह कभी भी संभव नहीं होती। लेकिन पैसों ने एक कॉमन इकोनॉमिक लैंग्वेज प्रोवाइड की, एम्पायर ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी और रिलीजन ने इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन को प्रमोट किया। ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा दौर भी आया, इससे हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहते हैं। यह टर्निंग पॉइंट था जो इंसानों की सोच और दुनिया को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ।